डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्लीट जो वीडियो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सीबीएसई ने आपका सिलेबस डिजाइन किया है उसी के अंदर हम कवर कर रहे हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में जो कवर किया था वो हमने देखा था कि सोवियत संघ की जो प्रणाली थी वो कैसी थी, और इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद वो कौन से कारण थे, जी हाँ वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनौती पूरी ज़ोर शोर तरीके से दे रहा था। वो किसी भी मामले में अमेरिका से पीछे नहीं था, बट वो कौन सी वजह थी, वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो हम उसी को जान लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, यानी वो सोवियत संघ जो अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था, उनके लिए हर प्रकार की कल्याणकारी जो योजनाएं थी वो चलाई जा रही थी, ठीक है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ बीच में कि अब जो सोवियत संघ है वो अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जाता था दोस्तों वो है सोवियत प्रणाली में, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का सत्तावादी होना। जी हाँ, सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी सत्तावादी प्रणाली थी जिसमें नागरिक और अन्य लोग किसी प्रकार से कह सकते हैं कि वो राजनीतिक हिस्सा नहीं बन सकते थे, या अन्य कोई पार्टियां राजनीतिक हिस्सा नहीं ले सकती थी, ठीक है। साथ ही साथ आर्थिक आकांक्षाएं, लोगों की आवश्यकताएं थी आर्थिक रूप से मजबूत होना, वो विकास करना चाहते। चूँकि सोवियत प्रणाली पूरी तरीके से दोस्तों वो राज्य पर नियंत्रण थी, यानी सभी संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण था। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इस व्यवस्था से नाखुश थे, और धीरे धीरे ये उनकी जो नाखुशी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो ये सबसे पहला कारण माना जाता है सोवियत संघ के विघटन का। दूसरा जो कारण माना जाता है वो है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। जी हाँ, धीरे धीरे सोवियत प्रणाली पर पूरी तरीके से नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही का मतलब होता है शासन व्यवस्था में काम करने वाले लोग। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर जितने भी चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएफएस हो, चाहे वो सभी लोग जो सरकारी तंत्र से जुड़े होते हैं, जो सरकारी कामकाज से जुड़े होते हैं, वो सभी क्या आते हैं, नौकरशाही में आते हैं। ठीक ऐसे ही सोवियत संघ की जो नौकरशाही थी, ठीक है, वो पूरी तरीके से नौकर जो है सोवियत प्रणाली पर या वहाँ की सरकार पर पूरी तरह से कब्जा कर चुकी थी, और उनका जो कब्जा है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि नौकरशाही एक प्रकार से सरकार हो गई थी। तो ये दूसरा जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है सोवियत संघ के विघटन का। तीसरा जो कारण माना जाता है वो अगर हम बताएं तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। जी हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश अगर हम बात करें तो सोवियत शासन व्यवस्था में यानी यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी सत्ता में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, या आप यूँ कह सकते थे कि वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था थी, और उस दल के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई भी दल, दूसरा दल जो है सत्ता में भाग नहीं ले सकता था। तो इससे धीरे धीरे जो है लोगों के मन के अंदर जो है कई प्रकार की भावनाएं बढ़ती चली गई। चौथा कारण है वो है संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। क्योंकि 1945 के बाद जब पूरा विश्व जो है दो ध्रुवों में बढ़ चुका था। एक को हम कहते हैं पूंजीवादी गुट, जिसका प्रणेता था, जिसका मुखिया था संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और दूसरा था साम्यवादी गुट जिसका मुखिया था यूएसएसआर यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ऐसे में दोनों खेमे, चाहे वो पूंजीवादी खेमा हो, चाहे वो आपका साम्यवादी खेमा हो, चाहे आप इसे पश्चिमी खेमा या पूर्वी खेमा कह लीजिए, दोनों ही खेमे एक दूसरे से हर चीज़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी बीच सोवियत संघ के पास जो भी संसाधन थे, जो भी उसके पास पैसा था, वो सारा पैसा, सारा संसाधन, ठीक है, परमाणु बमों के हथियारों का जो है निर्माण था उस पर लगा दिया गया। जनता की जो आवश्यकताएं थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, तो इससे भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ठीक है, अगला है प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिम के देशों से पीछे रहना। ठीक है, सोवियत संघ का मुकाबला किससे था? सोवियत संघ का मुकाबला था अमेरिका से, जो पूंजीवादी देश था। तो अमेरिका जो है प्रौद्योगिकी के मामले में लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, जबकि सोवियत संघ उसके मामले में लगातार पीछे छूटता जा रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। रूस की प्रमुखता अगर हम बात करें, जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो यूएसएसआर था, जी हाँ, जो यूएसएसआर है वो जो है 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। कितने गणराज्यों से मिलकर बना था?
15 गणराज्यों से मिलकर बना था और सभी 15 गणराज्यों को मिलाकर जो है यूएसएसआर बना था। लेकिन इन 15 गणराज्यों में सबसे ज़्यादा किसकी चलती थी? वो चलती थी रूस की। रूस को हर बात में पूछा जाता था। रूस ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि सोवियत गणराज्य था। रूस सबसे ज़्यादा ताकतवर था और इसमें रूस की ही तूती बोलती थी। इसलिए बाकी 14 जो गणराज्य थे वो इस बात से खफा थे कि भाई हमसे कुछ चीज़ें नहीं पूछी जाती, हमसे राय मशवरा नहीं लिया जाता है, केवल रूस से जो है चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें भी इसकी वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अगला है गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधार का विरोध। गोर्बाचोव ने 1980 दशक में सोवियत संघ में सुधार का प्रयास किया। गोर्बाचोव यानी मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा सोवियत संघ में 2 सुधार कार्यक्रम चलाए गए, जिसे हम ग्लानास्त और पेस्ट्रोइका के नाम से जानते हैं। बट ये जो सुधार थे, यही सुधार सोवियत संघ के विनाश का कारण बनते हैं, क्योंकि इस सुधार से सोवियत संघ की जनता, सोवियत संघ के गणराज्य खुश नहीं थे। उनका मानना था कि जो सुधार किया जा रहा है बहुत धीरे धीरे सुधार है, जबकि वो तेज गति से सुधार करना चाहते थे। तो इससे कुछ गणराज्य जो है नाखुश थे और इस कार्यक्रम से वो सहमत नहीं थे। तो इस वजह से भी सोवियत संघ का जो विघटन हो जाता है। तो गोर्बाचोव द्वारा किया गया सुधार का प्रयास ही सोवियत संघ के विघटन का परिणाम बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में या 6 नंबर में। अगला है पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना। जो सोवियत पार्टी थी वो जनता के प्रति बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी। सोवियत पार्टी कोई भी नीति, कोई भी निर्माण करती थी वो अपने आप करती थी, जनता से कभी कुछ पूछा नहीं गया या जनता के प्रति वो कभी किस प्रकार जवाबदेह नहीं थी। तो कुछ कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ ये पूरी तरह से हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कि इस विघटन के परिणाम क्या हुए। जब सोवियत संघ समाप्त हो जाता है, यूएसएसआर समाप्त हो जाता है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि सोवियत संघ का विघटन कब होता है और जो विघटन की परिणति थी, जो विघटन की शुरुआत थी वो कब शुरू होती है। जैसे आपको बताया था मैंने कि बर्लिन की दीवार जैसे ही तोड़ दी गई, उसके बाद से धीरे धीरे सोवियत संघ विघटन की ओर जो है अग्रसर होता चला जाता है और अंततः माफ़ कीजिएगा 1991 में पूरी तरह से क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। अब ये विघटन का परिणाम क्या रहा? तो विघटन का जो सबसे पहला परिणाम था शीत युद्ध की समाप्ति। अब शीत युद्ध की समाप्ति की अगर हम बात करें तो 1945 के बाद जो है 1991 तक दुनिया जो है शीत युद्ध के जाल में फंसी हुई थी। और ये जो शीत युद्ध चल रहा था वो दो गुटों के बीच चला था। एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था यूएसए। ये था आपका पूर्वी गुट, ये था आपका पश्चिमी गुट। तो अब जो है पश्चिमी गुट में से पूर्वी गुट जो है पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो जाता है। जब ये समाप्त हो जाता है तो शीत युद्ध अपने आप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा परिणाम रहा विघटन का कि शीत युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व का उदय हो गया। एक ध्रुवीय विश्व का उदय का मतलब अब चूंकि सोवियत संघ समाप्त हो चुका था, अब सोवियत संघ के बाद जो व्यवस्था बचती है वो व्यवस्था था अमेरिका। यानी अब विश्व में पूरी तरीके से अमेरिका की तूती बोलनी शुरू हो जाती है। दो विश्व जो है, जो जिसे हम 2 ध्रुव विश्व कहा करते थे 1945 के बाद, अब वह विश्व जो है 1991 के बाद एक ध्रुवीय बन जाता है। यानी अब अमेरिका का कब्जा पूरे विश्व पर हो जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। हथियारों की होड़ की समाप्ति होना। तो हथियारों की होड़, जो हथियार थे, हथियारों की होड़ क्यों चल रही थी? क्योंकि दोनों खेमा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। सोवियत संघ अमेरिका से, अमेरिका सोवियत संघ से, और ये इस आगे निकलने की होड़ ने पूरी दुनिया को हथियारों की होड़ में लगा दिया। क्योंकि हर कोई चाहता था अपने आप को सुरक्षित रखना, हर कोई चाहता था अपने आप को आगे रखना। तो ये हथियार की होड़ भी बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ विघटन होता है, इस हथियार की होड़ के भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगला है सोवियत खेमे का अंत। जी हाँ, सोवियत खेमा समाप्त हो जाता है 1991 के बाद। तो सोवियत खेमा समाप्त हो जाता है, वार्सा पैक्ट खत्म हो जाता है। अगला है आपका रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस जो सोवियत संघ का हिस्सा था, उन 15 गणराज्यों में से एक था। अब सोवियत संघ यूएसएसआर के विघटन के बाद जो है रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा है आपका विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। विश्व राजनीति में पहले शक्ति जो संबंध थे वो 2 गुटों में बटे हुए थे। अब विश्व राजनीति में शक्ति का जो संबंध वो परिवर्तित पूरी तरह से अमेरिका खेमे में चला गया, पूंजीवादी खेमे में चला गया और तमाम दुनिया अमेरिका की तरफ अब देखने लगी। 1945 के बाद दुनिया 2 खेमों में बढ़ चुकी थी। कुछ देश जो है वो चाहते थे सोवियत संघ का हिस्सेदारी बनना, कुछ चाहते थे अमेरिकी पूंजीवादी खेमे का हिस्सा बनना। लेकिन चूंकि अब 1991 में सोवियत संघ समाप्त हो चुका, तो अब शक्ति संबंध पूरी तरह से बदल चुके थे। अब अमेरिका खेमा जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर था और अधिकतर देश अब उसी की ओर अपनी निगाहें
लगाकर बैठे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर कोई चाहता था अपना विकास करना, और विकास तभी हो सकता था जब अमेरिका के खेमे में जाएंगे, क्योंकि अब अमेरिका ही अकेला बचा था। हाँ, वो बात अलग है कि भारत ने हमेशा इन दोनों खेमों से दूरी बनाए रखी। हम बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम की, वो भी इसके अलग वाले पार्ट में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अब अगला हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो। तो शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी जैसे शॉक लगता है झटका लगना, और थेरेपी मतलब उसका उपचार करना। तो शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है दोस्तों, माफ कीजिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाता है वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ का शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब क्योंकि अब अमेरिका यानी 1991 में अगर बात करें सोवियत संघ समाप्त हो गया था। अब जो साम्यवाद क्या था, साम्यवाद के पतन के बाद यूएसएसआर यानी सोवियत गणराज्य के को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा सहायता दी गई। यानी जो भी देश सोवियत गणराज्य के हिस्सा थे, पूर्वी साम्यवादी गणराज्य के हिस्सा थे, उन्हें अब मदद की आवश्यकता थी। मदद किसके द्वारा दी गई? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा दी गई। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ किसकी संस्था थे? पश्चिमी गुटों के, पश्चिमी देशों की संस्था थे। अमेरिका इसका प्रेरणा था। तो जब इनके द्वारा सोवियत संघ के गणराज्यों को, पूर्वी गणराज्यों को मदद दी गई, तो इसे कहा जाता है साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर प्रसार करना। यानी अब वो देश जो साम्यवादी थे वो धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर अग्रसर होने लगे, पूंजीवाद की ओर, पूंजीवादी खेमे में शामिल होने लगे। इसी को कहा जाता है शॉक थेरेपी, ठीक है। यानी उन देशों का पूंजीवाद का संक्रमण किस तरफ होना, माफ कीजिएगा, साम्यवाद का संक्रमण पूंजीवाद की तरफ धीरे धीरे होने लगा। चलिए अगला है विशेषताएं, यानी शॉक थेरेपी की विशेषता क्या क्या थी। तो शॉक थेरेपी की जो पहली विशेषता आती है वो है मिल्कियत का प्रमुख रूप जो है अब निजी स्वामित्व हो गया। जी हाँ, पहले मिल्कियत का जो प्रमुख स्रोत था वो था सार्वजनिक रूप, यानी राज्य इसका अध्यक्ष होता था। लेकिन धीरे धीरे अब शॉक थेरेपी के बाद जो है मिल्कियत का जो प्रमुख स्वरूप हो गया निजी स्वामित्व। अब निजी व्यक्ति जो अपनी मिल्कियत रख सकते थे, अपनी पूंजी की स्थापना कर सकते थे। अगला है राज्य की संपदा का निजीकरण। जो राज्य की संपदा थी उसका पूरी तरह से अब क्या निजीकरण कर दिया गया, क्योंकि सोवियत संघ विघटन हो चुका था। अब जो है जो जिस संपदा पर राज्य का नियंत्रण होता था उस संपदा को अब निजी हाथों में छोड़ दिया गया। निजी व्यक्ति, निजी उद्योगपति उस संपदा को आगे ले जा सकते थे। सामूहिक खेती की जगह निजी खेती। पहले सोवियत संघ में सामूहिक खेती का प्रचलन था, ठीक है, लेकिन अब सामूहिक खेती के बाद निजी खेती पर जोर दिया जाने लगा। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पहले बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब जो है इस सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया गया, मुक्त अर्थव्यवस्था का संचालन किया गया, ठीक है। तो ये है सोवियत संघ की विशेषता थी। इसके परिणाम क्या रहे? सबसे बड़ा परिणाम रहता कि रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो पूरी तरह से क्या हो गया, चरमरा गया। रूस का जो पूरी तरह से औद्योगिक ढांचा था, कंपनियां थी, वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया, पूरी तरह से चरमरा गया। रूसी मुद्रा रूबल, रूस की मुद्रा क्या, रूबल, इसमें भारी गिरावट आई। भारी गिरावट का मतलब इसका अवमूल्यन हो गया, इसका रुपए की वैल्यू पूरी तरह से घट गई। किसी रूसी मुद्रा की वैल्यू पूरी तरह से घट गई डॉलर के मुकाबले। कहाँ डॉलर और रूबल बराबर चल रहे थे, लेकिन चूंकि 1991 में सोवियत संघ विघटन हो जाता था, अब इसी शॉक थेरेपी के परिणाम के बाद रूसी मुद्रा का मूल्य काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, गिर जाता है। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट कर दी गई। सोवियत संघ के दौरान, सोवियत प्रणाली के दौरान, साम्यवादी गणराज्य के दौरान जो व्यवस्था चल रही थी लोक कल्याणकारी, नागरिकों के विकास की, उन्हें हर प्रकार की मदद देने की, उनके मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की, उस व्यवस्था को पूरी तरह से अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 90% उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया। सोवियत संघ के, रूस के जो 90% उद्योग थे उन्हें निजी हाथों में, निजी कंपनियों को कम दामों में बेच दिया गया, और इसे दुनिया का यानी विश्व इतिहास के गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। यानी इतने बड़े बड़े उद्योग, इतने महंगे उद्योगों को बहुत ही कम दामों में, बहुत ही निचले दामों में उन्हें बेच दिया गया, और इसलिए इतिहास के गैराज सेल के नाम से इसे जाना जाता है। पूरे सोवियत संघ में, पूरे रूस में आर्थिक विषमता बढ़ गई। अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए, यानी आर्थिक विषमता लगातार बढ़ती गई।
खाद्यान्न संकट हो गया, खाद्यान्न का उत्पादन बिल्कुल ना के बराबर था लोगों के अंदर, यानी उनकी अगर डबल रोटी की बात करें, ब्रेड की बात करें, तो उस ब्रेड के लिए भी लोगों में लड़ाइयाँ होनी लग जाती, शुरू हो जाती हैं। और इसी बीच जो है जब खाद्यान्न का संकट होता है तो आपको पता है कि लोगों में जो है जमाखोरी की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। आप लोगों ने लॉकडाउन का उदाहरण तो देखा ही होगा। लॉकडाउन में क्या हो रहा था, सरकार द्वारा अनाज भेजा जा रहा था, लेकिन जो जमाखोर थे, जो सूदखोर थे, जो माफिया वर्ग था, उन अनाजों को खुद वो कंजप्शन कर रहे थे, खुद रोक रहे थे, ताकि उन्हीं अनाज को बाद में महंगे दामों में बेचा जा सके। ठीक रूस में भी ऐसा होने लगा, माफिया वर्ग उदय हो गया जिन्होंने अनाजों को खुद रोक लिया और बाद में उसे महंगे दामों पर बेचना शुरू कर देते। तो यहाँ तक आई थिंक आप सभी को टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसी बीच पे एक लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर बनता ही दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कुछ और छोटे छोटे टॉपिक की, जहाँ से क्वेश्चन बार बार एक नंबर में पूछा जाता है, वह संघर्ष और तनाव। पूरा सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे दोस्तों। तो पूरे गणराज्य जब अलग होता है, जब सोवियत संघ विघटन होता है, तो जो गणराज्य थे उन पर भी बहुत से देशों की नज़रें थी और उस पर नज़रें गड़ाकर बैठे थे। इसी बीच चेचन्या और दागिस्तान में जो है हिंसक अलगाववादी आंदोलन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ चेचन्या और दागिस्तान में पूरी तरह से अलगाववादी आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच जो अगर हम बात करें चेकोस्लोवाकिया है, 2 भागों में बढ़ जाता है, चेकोस और स्लोवाकिया में। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। बाल्कन क्षेत्रों की बात करें तो बाल्कन क्षेत्र भी कई भागों में बढ़ जाता है। इसमें अगर हम बात करें बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया और क्रोएशिया में। ठीक है, तो कौन कौन से बाल्कन क्षेत्र में थे? बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया और क्रोएशिया ने अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, इसी बीच बाल्टिक क्षेत्र थे, बाल्टिक क्षेत्र ने भी अपने आप को 1990 में स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसमें थे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया इन्हें बाल्टिक क्षेत्र कहा जाता है। ये वो इसके बाद अगर बात करें तो बाल्टिक क्षेत्र जो थे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया 1990 में इन्होंने अपने क्या घोषित कर लिया? इन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ग्रहण कर ली। और 2004 में एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया ने क्या कर लिया? नाटो को अपना लिया। नाटो मतलब ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका गठबंधन सैन्य संगठन था, इसमें इन्होंने अपने स्थान को ग्रहण कर लिया। मध्य एशिया की बात करें, मध्य एशिया तो चूँकि मध्य एशिया पूरी तरह से पेट्रोलियम के भंडार थे, यहाँ पेट्रोलियम के अकूत भंडार थे, तो यहाँ पर देशों की नज़रें पहले से थी। तो मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक क्या चलता है? गृह युद्ध चलता है, यानी आपस में लड़ते रहते हैं। और अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया, ये मध्य एशिया के देश, यहाँ लगातार आंदोलन होते रहे। वर्तमान में आप देख सकते हैं यूक्रेन और रूस में जो है युद्ध चल रहा है। रूस दोबारा से सोवियत संघ को बनाना चाहता है और इसलिए वो यूक्रेन को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें रूस और यूक्रेन के लगातार युद्ध चल रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है अभी हमने कवर कर लिए हैं। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम इस चैप्टर से और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 1 नंबर में हो, MCQs हो, उसको लेकर कम्प्लीटली एक सेपरेट पार्ट लाने वाले हैं जो इसके बाद आने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।